नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 26 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के सुपरहिट 100 PIQs लेके आए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न TRE में पूछे गए हैं। और ख़ास बात है कि ये जो प्रश्न है रिपीट होते रहते हैं, PRT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में 6 से 8 और TGT के लिए, साथ में जो GS पार्ट जिनका है सेकंड के लिए, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप PRT वाले भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। हम तो हर एक वीडियो में आपको ये चीज़ दिखाते हैं। और सभी लोग की जानकारी के लिए बता दें कि हमने क्विज़ में आपको क्वेश्चंस देते रहते, तो आप क्विज़ में जाके कम्युनिटी सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी सेक्शन होता है। हो सकता है जब आप पेज ओपन करते हो चैनल का तो आपको प्लेलिस्ट तक ही दिखता होगा, तो प्लेलिस्ट के बाद आप थोड़ा जो है आप लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करेंगे तो प्लेलिस्ट के जस्ट बगल में आपको कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा। और कम्युनिटी सेक्शन में आप नीचे जाइएगा तो आपको लगभग 500 प्रश्न मिलेंगे आज के डेट में, और ये प्रश्न डेली बढ़ते जा रहे हैं। आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके जाएंगे तो इन प्रश्नों में से कम 20 से 30 नंबर डायरेक्टली आपके बढ़ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को सीरियसली लें और जो प्रश्न आपको वहाँ पर क्विज़ में दिए गए बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें। और हमने आज मॉडर्न हिस्ट्री का आपको टाइमलाइन देना स्टार्ट किया है। टाइमलाइन का मतलब है कि जो घटनाएं हुई हैं उनको एक डेट में, एक सीक्वेंस में, तो डेट्स और घटनाएं एक साथ में, ताकि आपके लास्ट टाइम के लिए आसान रहे, बहुत ज़्यादा आपको लोड ना पड़े। तो आप जो है उनको अच्छे से देख लीजिएगा। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 2 पार्ट अभी आए हैं, इसके बाद फिर जो है तीसरा पार्ट आएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों का जो डेट लाइन वो आएगा। फिर उसके बाद जो है हम आज पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट कर देंगे। तो सभी लोग आज के डेट में जितने भी शॉर्ट्स आएंगे उनको ज़रूर देख लें, आपका आज मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कल से फिर हम अलग सब्जेक्ट्स के आपको शॉर्ट्स देने स्टार्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने अभी तक एकलव्य सीरीज़ नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लें। और अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो आप एकलव्य सीरीज़ जब देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट में लिंक, मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से जब प्रश्नों को देखिएगा तो आपका रिवीजन होगा। और इससे बेस्ट रिवीजन आपका कहीं हो नहीं सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे कि आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। बस एक ही पुरानी चीज़ें रहेंगी जो आपके लिए परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग अच्छे से रिवाइज़ करें, NCERTs को अच्छे से पढ़ें, और साथ में जो क्विज हम आपको देख रहे हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें। और क्विज को सभी लोग बहुत ही सिंसियरली पढ़ें, क्योंकि कई बार आप लोग जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखते हैं। अब जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? विकल्प है वोल्ट, एम्पियर, वॉट। अब यहाँ पे देखिए विकल्प नहीं दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत जल्दी में होंगे तो हम ध्वनि के मापन को कुछ और सोच के कुछ और लगा देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको करना, बचना है इससे। तो आपको प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना, अगर आपको प्रश्न आता तो भी, नहीं आता है तो भी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, यही पहला नियम है परीक्षा में सफल होने का। तो ध्वनि के मापन की इकाई को हम वोल्ट भी नहीं कहते, एम्पियर भी नहीं कहते, वॉट भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर बात करें तो विद्युत विभव जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्प हैं उनके आपने यहाँ पे जो है मात्रक देख लिए कि विद्युत विभव का जो है वोल्ट होता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का होता है, वाट जो है विद्युत शक्ति का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो पीलिया जॉन्डिस बोलते हैं, ये जल से फैलता है, संदूषित जल से फैलता है। फिर अगला प्रश्न आगे देखते हैं। और थर्मल प्रदूषण क्या होता है? तो थर्मल पावर प्लांट से जो जल को शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है और उसको जो है जलीय जो क्षेत्र होते हैं, पानी के क्षेत्र होते हैं, तालाब वगैरह या नदी वगैरह, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी का जो तापमान होता है जलीय क्षेत्रों में वो बढ़ जाता है और जलीय जो जीव हैं उनको समस्याएँ आती हैं। तो इसको हम थर्मल प्रदूषण बोलते हैं। फिर है अगला प्रश्न, BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो ये हमने आपको इन्वायरमेंट में भी बताया था। तो पानी बहुत प्रदूषित होता है, अगर BOD ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है पानी बहुत प्रदूषित है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन की मांग, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो जो जल के अंदर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हो कैसे लेते हैं? घुलित ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। और यहाँ पे अगर हाई BOD रहेगा, उच्च BOD रहेगा, तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी और जल बहुत अधिक प्रदूषित माना जाएगा। अगर लो BOD होगा, निम्न BOD होगा, तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य होगी और जल जो जलीय जीवों के लिए उपयुक्त माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर अगली बार आपसे प्रश्न पूछ ले कि अगर निम्न BOD है तो ऐसा कुछ केस रहेगा, प्रदूषण जो है बहुत कम रहेगा और जलीय जीवों के लिए उपयुक्त रहेगा। अगला प्रश्न है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी वही प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर है ऑक्सीजन की कमी से, और यहाँ पे बेहतर आंसर है इसका घुलित ऑक्सीजन की कमी से। तो घुलित ऑक्सीजन की कमी से प्रदूषित पानी से मछलियों की मृत्यु होने लगती है जब BOD हाई हो जाता है।
प्रदूषण बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो यहाँ पे विकारों की बात करें तो प्रदूषण जनित जो है फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस है। और फ्लोरोसिस जो होता है और फ्लोरोसिस जो होता है ये डेंटल प्रॉब्लम होता है, यानी दांत में प्रॉब्लम होता है। तो दांत का क्षय होने लगता है जब पानी में जो है फ्लोराइड आयन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तो उस वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो फ्लोरोसिस ध्यान रखिएगा, फ्लोरोसिस जो है दांतों को नुकसान पहुंचाता है और फ्लोराइड आयन की मात्रा पानी में जब बढ़ जाती है तो इसकी वजह से समस्याएं आती हैं। दांत में पीलापन वगैरह भी आ सकता है इसकी वजह से। और आइए जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रदूषणों के बारे में यहाँ पे देख लेते, प्रदूषित जनित जो विकार हैं, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले जो है मिनीमाटा के बारे में समझते हैं। तो मिनीमाटा जो होता है इसको हम पारा विषाक्तता बोलते हैं। पारा मरकरी आप समझते हैं, तो पारा या मरकरी के पॉइजनिंग की वजह से ये होता है। तो जल में जब पानी जाता मतलब मरकरी जाता है तो जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली वगैरह, तो उनको जो है इनहेल करती हैं और पानी की वजह से जो है फिर उनको जब जीव जंतु मतलब मनुष्य वगैरह खाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो ऐसा केस जापान में पहली बार हुआ था और जापान में मिनामाटा नाम का एक जगह था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी सबसे पहले, तो इसीलिए जो इसको मिनामाटा रोग कहते हैं। तो मिनामाटा रोग किसकी विषाक्तता से होता है? तो पारा विषाक्तता की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, मिनामाटा याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो है न्यूमोकोनियोसिस। तो न्यूमोकोनियोसिस क्या है? तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था टीआरई 2 में, याद कीजिए, ब्लैक लंग डिसीज़, काले फेफड़े का रोग आपसे पूछा गया था। और काले फेफड़े का जो लोग होता है तो कोयले के खान वगैरह में जो लोग कार्य करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो कोयले के जो खान में लोग काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है और ये व्यवसाय संबंधी बीमारी है। ये प्रदूषण जनित बीमारी नहीं है, ये कैसा बीमारी है? व्यवसाय संबंधी बीमारी है। यानी हम उस जगह पे काम कर रहे हैं, यानी कोयले के खान में काम कर रहे हैं, तो उस वजह से बीमारी हो रही है। तो इसलिए जो है न्यूमोकोनिसिस को प्रदूषण जनित बीमारी नहीं मान सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको क्लियर रहे। तो न्यूमोकोनिसिस ये आपको पूछा गया था, ब्लैक लंग डिसीज़। तो ध्यान रखिएगा, काले फेफड़े का रोग किसे कहते हैं? काले फेफड़े का रोग किसे कहते हैं? न्यूमोकोनियोसिस को। और आज की क्लास में आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही सिंसियरली अंत तक क्लास को अटेंड कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करें। अब यहाँ पे जो है कुष्ठ रोग तो आपको पता ही है, तो फ्लोरोसिस ये क्लियर हो गया, न्यूमोकोनियोसिस क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है हम उसको देख लेते हैं। कैडमियम के जो है वजह से एक बीमारी होती है इटाई। तो इटाई बीमारी ध्यान रखिएगा। तो इटाई बीमारी किसके वजह से होती है? कैडमियम की वजह से होती है। इसके अलावा जो है नाइट्रेट आयन की वजह से, नाइट्रेट पानी में जब नाइट्रेट आयन होता है तो नाइट्रेट की वजह से जो है ध्यान रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये भी पूछा गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसके वजह से होता है? तो ये भी नोट कर लीजिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में ध्यान रखिएगा। इसे मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं, तो मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। और ये किसके वजह से होता है? तो नाइट्रेट की जब मात्रा जल में ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से ये जो है बीमारी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको और मेथेमोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं। और नाइट्रेट के कारण, नाइट्रेट जब जल में जाता है तो ये भी जो है प्रदूषण जनित विकार है। जैसे फ्लोरोसिस है वैसे सेम ही ये भी जो है प्रदूषण जनित विकार है। अगला है इंपॉर्टेंट हमारे पास सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस जो है किसके वजह से होता है? तो सिलिका आपने पढ़ा है, तो जो सिलिका होता है, तो सिलिका का जो डस्ट होता है, सिलिका की जो धूल होती है, तो सिलिका की धूल जो होती है जब उसको इनहेल करता है कोई लगातार तो जो है फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है। तो फेफड़ों में जब सिलिका की धूल ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? सिलिकोसिस। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए, सिलिकोसिस। सिलिका की वजह से सिलिकोसिस, याद करने में आसान भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अगला बीमारी के बारे में, तो अर्थराइटिस के बारे में जान लीजिए। अर्थराइटिस जो है किसके वजह से होता है? तो जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़े होते हैं बॉडी में, तो जो जोड़े होते हैं उसमें यूरिक अम्ल के इकट्ठा होने से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूरिक अम्ल के इकट्ठा होने से अर्थराइटिस, गठिया रोग जिसको बोलते हैं, तो जोड़े में यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड का इकट्ठा होने से बनता है। अगले पे आते हैं। फिर आयोडीन की कमी से, आपको पता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर रोग, जिसको घेंगा भी कहते हैं। तो ग्वाइटर या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो आप अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रदूषण से जनित जो बीमारियां हैं, मरकरी के प्रदूषण से मिनामाटा याद रखिएगा, कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग, और नाइट्रेट आयन के प्रदूषण से जल में ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड आयन के प्रदूषण से जल में फ्लोरोसिस। ये 4 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा आपको बताएंगे आप उन्हें याद रखिएगा, सिलिकोसिस वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान। तो धारा की पहचान जो होती है वो गैल्वेनोमीटर की वजह से होती है।
गैल्वेनोमीटर की वजह से धारा की पहचान होती है। अब मीटर से कैसे अंतर होता है इसको देख लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर ये जो है डिटेक्ट करता है करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में, और एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। तो एमीटर का काम क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट में ये जो है मापता है, इलेक्ट्रिक करंट को ये मापता है, तो मापने का काम है इसका। और विद्युत परिपथ में धारा की पहचान होती है, विद्युत परिपथ में धारा की पहचान होती है गैल्वेनोमीटर से। और विद्युत परिपथ में विद्युत की मात्रा कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा बह रही है उसको मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर एमीटर का। तो ध्यान रखिएगा एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर जो है। तो इस प्रश्न का जो बेस्ट आंसर है यहाँ पे विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का, चूँकि यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ विशिष्ट रूप से बताया गया है कि बहने वाली धारा की पहचान किससे होगी, तो गैल्वेनोमीटर से ही हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। और एमीटर जो है प्योरली ये सिर्फ मापने के काम आता है। और अभी जैसे आपने इससे पहले कल वाले वीडियो में देखा था, तो वहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा गया था कि जो है मापने का बात किया गया था। तो मापने में तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहने वाली धारा की पहचान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम केवल एक ही ले सकते हैं वो है गैल्वेनोमीटर। एमीटर से सिर्फ हम माप सकते हैं, बहने वाली धारा की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशिकीय प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किसके कारण हम बता सकते हैं। तो प्रकाशिकीय प्रक्रिया सितारों के चमकने की कल हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था, किसके वजह से होता है, वातावरणीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और वहाँ हमने आपको कुछ उदाहरण भी बताए थे, आपको याद होंगे। तो चलिए नहीं याद हो तो फिर से याद कर लीजिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वातावरणीय अपवर्तन, सितारों के चमकने की प्रकाशिकीय प्रक्रिया, ऑप्टिकल फिनोमिना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण, अगर पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो 2 मिनट का खेल होता है, कल हमने आपको बताया था। तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्योदय हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है, सूर्यास्त 2 मिनट बाद में। तो किसके वजह से होता है, वातावरणीय अपवर्तन की वजह से। फिर है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती, किसके वजह से, तो वातावरणीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। 3 याद रखिएगा। बाकी कल हमने जो आपको क्लास में बताया उनको ध्यान रखिएगा। पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में। तो जो है इसका सीधा सा कारण होता है कि जो स्टील का गिलास होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। स्टील का गिलास सुचालक होता है ऊष्मा का, और जब ऊष्मा का सुचालक होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। और पोर्सलिन मग जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ऊष्मा का कुचालक होने की वजह से क्या होता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, तो हम आराम से जो है गर्म चाय को आराम से पी लेते हैं। हमारा मुंह वगैरह जो है कह सकते हैं जलता नहीं है, जीभ वगैरह जलती नहीं है। तो पोर्सलिन यहाँ पे ऊष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है कि स्टील के गिलास में चाय तेज़ी से ठंडी हो जाती है, ये इसमें नहीं होती, किसमें होती है, पोर्सलिन मग में होती है। और हैंडल होता है तो हैंडल की वजह से तो नहीं, हैंडल तो स्टील के गिलास में भी होती है। तो आंसर यहाँ पे सी आपका बेस्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ जो प्रतिबिंब होता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु आभासी होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो जो है हमेशा हर केस में जो है वास्तविक होगा। तो ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से अवतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, अगर वस्तु आभासी होगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। इसके अलावा हमेशा आभासी होता तो नहीं होता है, हमेशा वास्तविक होता तो ऐसा भी नहीं होता है। तो बात करें यहाँ पे जो वास्तविक कितनी बार होता है, तो एक केस में वास्तविक होता है, और आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में दिया भी गया। तो आभासी जो कितने केस में, 5 केस में आभासी होता है। तो हमेशा तो नहीं होता, हमेशा ये भी नहीं होता, तो ये इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे। और हमेशा लगने की वजह से यहाँ पे आपको सीरियस होना था, लेकिन आपने ये सोचा कि आभासी भी होता, वास्तविक भी होता, तो आपने डी लगा दिया, तो ये गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात हमेशा की इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में, और ये आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटोरिक अणुओं में शामिल है। तो एम्फोटोरिक जो है अणु होते हैं, हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है कि एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स के उदाहरण कौन से, ध्यान रखिएगा, अगली बार आपसे एम्फोटोरिक ऑक्साइड पूछा जा सकता है। तो Al2O3 और ZnO, तो Al2O3 और ZnO यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड होते हैं। और एम्फोटोरिक ऑक्साइड का हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, तो एम्फोटोरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड और बेस से, अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करते हैं। सेम उसी प्रकार जो एम्फोटोरिक जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ में भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे बात करें
जो है यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, तो चूंकि दोनों ही एसिडिक है तो ये नहीं होंगे। और यहाँ पे जल को देखेंगे हम, तो जल जो है यहाँ पे एम्फोटेरिक अम्ल का उदाहरण है। और जल आपको पता है, जल जो है अम्ल के साथ में भी रिएक्शन करता है और क्षार के साथ में भी रिएक्शन करता है। तो क्लियर है। जैसे कि आपने जो है HCl को जब हम H2O से रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है, तो ये जो है H और Cl में अलग करवा देता है, जिसको हम डिजोल्यूशन बोलते हैं। और इसके अलावा जो है NaOH के साथ में भी H2O रिएक्शन करके Na और जो OH आयन होते हैं तो H और OH आयन को अलग करने में भी हेल्प करता है। तो एम्फोटेरिक अम्ल में यहाँ पे जल यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, तो इसलिए आंसर नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। तो लुईस की अभिधारणा ये जो है 11-12 क्लास के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्षार को भी बताता है, एसिड को भी बताता है और लवण को भी बताता है, तीनों के व्यवहार को बताता है। तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हमने शायद पिछली बार आपको लवण नहीं बताया था, लेकिन लवण भी है, तो ध्यान रखिएगा। लुईस की जो अभिधारणा है, लुईस का कॉन्सेप्ट है, वो क्षार को भी बताता है, एसिड को भी बताता है और लवण का यानी एसिड बेस साल्ट तीनों के बर्ताव को बताता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया का यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ध्यान रखिएगा। और जैसे रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण प्रक्रिया का रिएक्शन कैसा होता है, तो NaCl HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, और ये क्या बनता है, तो NaCl बनता है और H2O बनता है। और इसी को उल्टा कर दीजिए, इसका भी उत्क्रम पूछा तो NaCl प्लस H2O। और जब जल के साथ में किसी का भी अभिक्रिया कराते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम ऊपर आपको जो बोल रहे थे कि वाटर जो है NaCl के साथ में रिएक्शन करता है। इसके अलावा जो वाटर एसिड के साथ में भी रिएक्शन करता है, वाटर बेस के साथ में भी रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के तहत जो है हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया, और वापस यही उत्पाद बन जाएगा। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम आपको समझ में आ गया होगा। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो आंसर है जीन। तो ध्यान रखिएगा, जीन जो है एक DNA का भाग होता है जो प्रोटीन की सूचना देता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है हम उसको सिंपली विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है, विद्युत लेपन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये मूल रूप से धातु के क्षरण को, NCERT में हमने आपको पढ़ाया है, धातु के क्षरण को रोकने तथा सजावटी उद्देश्यों के लिए हाइड्रोलिसिस द्वारा एक धातु को दूसरे धातु पर चिपका दिया जाता है। और धात्विक चम्मच पर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने देखी होगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कई सारे आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह होता है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, कोई भी कार वगैरह, तो उसके आपने जो है हैंडल्स देखे होंगे, डोर हैंडल्स, तो उसको भी लोग कलर करवा रखे होते हैं। हेपेटाइटिस एक किस प्रकार की बीमारी है, तो हेपेटाइटिस ए ये भोजन संदूषण से संबंधित बीमारी है। और हेपेटाइटिस ए के बारे में यहाँ पे भोजन संदूषण की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरल संक्रमण होता है, यकृत कोशिकाओं को जो है ये मार देता है, जो HBV वायरस होता है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ये और ज़्यादा खतरनाक होता है, और संक्रमित रक्त से संपर्क में आने से भी होता है, यकृत को गंभीर क्षति पहुँचती है। और जिसके मतलब ये कम्युनिकेबल होता, फैलता है ये, और संक्रमित व्यक्ति से ये भी आता है। और बाकी हेपेटाइटिस से ध्यान रखिएगा, भोजन संदूषण की वजह से होता है। ये फ़र्क है हेपेटाइटिस से बी और सी में। और ये मेन किसका प्रॉब्लम होता है, तो यकृत में सूजन। तो यकृत में सूजन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस किससे संबंधित है, हेपेटाइटिस किस अंग को टारगेट करता है बॉडी में, तो लीवर को टारगेट करता है। फिर हम मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है। और ये आपसे जो आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक आपने PRT का देखा है, अब आप TGT के क्वेश्चन देखेंगे। TRE 2 में पूछे गए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में, आगामी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। तो सीरियसली देखिएगा इन प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किस में होता है, तो ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में। तो ध्यान रखिएगा, ठोस में सबसे तेज जो है साउंड वेव्स चलती हैं। साउंड वेव्स का जो स्पीड होता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में 0 होता है। निर्वात में कितना होता है, 0 होता है। और इसके अलावा बात करें जो है, ध्यान रखिएगा प्रकाश तरंगों का लाइट वेव का, तो प्रकाश तरंगों की जो गति होती है निर्वात में वो मैक्सिमम होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश तरंगों की जो गति निर्वात में होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वही ध्वनि तरंगों की निर्वात में गति 0 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो गैस और द्रव दोनों में हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कन्वेक्शन बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन।
और कन्वेक्शन द्वारा जो है या संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो गैस में भी हो सकता है, द्रव्य में भी हो सकता है। सिंपली आप बर्तन को जब स्टोव पे रखते हैं, पानी गर्म करते हैं, यहाँ पे पानी है, मान लीजिए पानी गर्म है, तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ जो उठते हैं और फिर जो पूरा एरिया रहता है धीरे धीरे सब कुछ गर्म हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संवहन। तो संवहन द्वारा जो है द्रव में भी होता है। और इसके अलावा जो धरती पर, जब धरती बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो गर्म हवा ऊपर निकलती है, गर्म हवा रेडिएशंस के साथ में ऊपर निकलती है, फिर ऊर्ध्वाधर जो है जो हवाएं रहती हैं ऊपर जाती हैं, फिर संवहन होता है, फिर संवहनीय वर्षा भी होती है। इसी के नाम से संवहनीय वर्षा भी है। तो संवहनीय वर्षा किसकी वजह से होती है, गर्म हवाओं के ऊपर उठने से। तो यहाँ जो हवा है, तो हवा क्या होती है, गैस के रूप में होती है। तो गैस और द्रव्य में संवहन दोनों होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो रेडिएशन, ध्यान रखिएगा, विकिरण जिसको बोलते हैं, रेडिएशन या विकिरण बोलते हैं। तो रेडिएशन के लिए जो ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है रेडिएशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति आपको बहुत अच्छे से पता है, डायोप्टर में मापी जाती है। अब देखिए टीजीटी में ये सब सवाल पूछे गए, तो आप लोग खुद सोचिए कि आपके काम के ये प्रश्न हैं या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आप कमेंट करके बताइए कैंडेला जो है किसकी यूनिट है। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो तड़ित से यानी जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उसमें वृक्ष में आग लग सकती है। तो क्यों लग सकती है, क्योंकि उसमें विद्युत ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयंस जो है 3 तरीके से, पृथ्वी पर प्लस है, सबसे ऊपर प्लस है, बीच में माइनस है, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसकी वजह से तड़ित आता है। और जब तड़ित आता है तो जो है विद्युत ऊर्जा यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और इस विद्युत ऊर्जा के कारण जो है वृक्ष में कहीं भी आग लग सकती है, काफ़ी घातक होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में किसका इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ध्यान रखिएगा, कल हमने आपको साइंस की क्लास में जो आँख वाला चैप्टर पढ़ाया था उसका सारांश, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में हमने आपको समझाया था लास्ट में, तो वहाँ पे हमने आपको अदर चीज़ों के एग्जाम्पल दे दिए थे। डिस्पर्जन का दे दिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का दे दिया था, रिफ्लेक्शन का बता दिया था। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण याद रख कर लीजिए। पहला है ऑप्टिकल फाइबर हो गया, दूसरा है मृग तिसरा। मृग तिसरा आपने सुना होगा, जिसको मिराज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मिराज ये क्या होता है कि मान लीजिए हिरन है, हिरन अगर कहीं भटक रहा है मरुस्थल में, तो उसको लगता है कि थोड़ी दूर पे देखता है तो उसको लगता है पानी है। जो धूप बहुत तेज़ी से लगती है तो उसको लगता है कि जल है, पानी है, जब वहाँ पहुँचता है तो पानी नहीं मिलता है। सेम यही चीज़ आपके साथ में होती है, जब आप बहुत गर्मी में, बहुत धूप में जब रोड पे चलते हैं तो रोड पे आपको नज़र आता है कि कुछ दूर आगे पे पानी दिख रहा है रोड पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो किसकी वजह से होता है, मृग तृष्णा के कारण। और मृग तृष्णा कैसे होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये दूसरा उदाहरण, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हीरा चमकता है, हीरे में जो चमक होती है, तो हीरे में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो 3 उदाहरण याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। तो यहाँ पे क्रूक्स कांच होता है, क्रूक्स ग्लास होता है, और क्रूक्स ग्लास में खासियत होती है कि पराबैंगनी किरणों को ये काट सकता है। तो ध्यान रखिएगा, और ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। फिर वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, तो इसका आंसर है धूलकण। और जो है प्रकाश के प्रसारण को हम क्या बोलते हैं, तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन ऑफ लाइट। तो वायुमंडल में जो लाइट का डिफ्यूजन होता है, प्रकाश का जो प्रसार होता है, किसके कारण होता है, तो धूलकण, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं होता, जो धूलकण मौजूद होते हैं उनके कारण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग कितना होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश वेव होती हैं उनका भी निर्यात में स्पीड मैक्सिमम होता है, तो 3 × 10⁸। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन जो है स्पीड सेम ही होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में सबसे ज़्यादा होती हैं। फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम फोटोवोल्टेइक सेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सोलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर सेल भी कहते हैं। और सोलर सेल का टेक्निकल नाम फोटोवोल्टेइक सेल है। सोलर सेल का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं ये भी ध्यान रखिए। तो जितने भी उपग्रह आप भेजे हैं, आदित्य L1 भेजा आपने, चंद्रयान 3 भेजा, ठीक है, जितने भी उपग्रह आपने भेजे हैं सब में ये लगे होते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। और कोई जुगाड़ है नहीं ऊपर अंतरिक्ष में,
और कुछ उपाय तो है नहीं कि जनरेटर लेके जाएंगे चला देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सोलर सेल्स लगे होते हैं तो सूर्य से ऊर्जा ले लेके काम चलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, फोटोवोल्टेइक सेल का बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम जो है मतलब इस्तेमाल होता है। धरती पे तो करते ही हैं, अंतरिक्ष में भी करते हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको शायद पता होगा, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये जो है स्थापित किया गया है। तो इससे जो है सारा कुछ नज़र रखा जाता है। तो ये भी जो है किसकी मदद से चलता है एनर्जी, तो फोटोवोल्टेइक सेल्स की मदद से। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो केपलर का द्वितीय नियम आधारित है कोणीय संवेग के संरक्षण पर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम P बराबर mvr होता है। तो 6 से 8 वाले इस प्रश्न को ध्यान रखिए स्पेशली, तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर। बाकी जितने भी प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पे जो जिसके लिए स्पेशली महत्वपूर्ण होगा वो बता दिया जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि किसको बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ को। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है? विस्थापन होता है, वेग होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है, वेग हम वेलोसिटी को बोलते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि होती हैं उसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है। और इसके अलावा अन्य उदाहरण आप भार याद रखिएगा, भार जो है वेट जिसको बोलते हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो भार, विस्थापन, वेग ये सब किसके उदाहरण हैं? सदिश राशि के हैं। और इसके अलावा एसिलरेशन भी ध्यान रखिएगा, त्वरण या एसिलरेशन जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब बात करते हैं सदिश राशि नहीं है, तो गति जो है सदिश राशि नहीं है, स्पीड सदिश राशि नहीं है। और इसके अलावा आपको कौन सा नहीं, तो मास जो है अदिश, ये सब किसके उदाहरण है? अदिश राशि के, अदिश राशि के उदाहरण है। मास, प्रेशर, तो ध्यान रखिएगा प्रेशर जिसको दाब बोलते हैं, तो दाब भी जो है अदिश राशि में आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग होता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। बाकी आपने एक प्रश्न देखा था हेडमास्टर या हेड टीचर वाले पेपर में कि कार्बोरेटर का प्रयोग जो है हम किस लिए करते हैं? तो ठंडा करने के लिए, शीतलन के लिए। तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो है ध्यान रखिएगा पेट्रोल इंजन में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? तो चुंबकीय ध्रुव की बात कर रहे हैं, वो भी नए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? नए चुंबकीय ध्रुव की बात कर रहे हैं। तो चुंबकीय पट्टी को आधा काटने पे, तो देखिए एक चुंबक है, आपने उसको काट दिया आधा, तो जितना भी टुकड़ा कीजिएगा, आधा क्या 4 कर दीजिएगा, 40 कर दीजिएगा, तो उसमें चुंबकीय ध्रुव बनेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट होगा। परिनालिका में विद्युत प्रवाहित करने पर, तो परिनालिका क्या होता है? तो परिनालिका सोलेनाइड को बोलते हैं। और आपने अगर जैसे स्पेशली 6 से 8 वाले हैं, अगर आपने फिजिक्स 10th क्लास का भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे सोलेनाइड का पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। तो परिनालिका में विद्युत प्रवाहित करने पर जो है चुंबकीय ध्रुव बनते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट होते हैं, पूरा पिक्चर दिखाया गया। तो ये भी सही है, सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर। अब आप बताइए, आप घर में है, तार में विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ के जो है मैग्नेट्स चल रहे हैं, तो मैग्नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहे, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो चल नहीं रहा उधर, तो मैग्नेट तो बन नहीं जा रहे हैं वो। तो यहाँ पे आंसर ये होगा, यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे, बाकी दोनों केस में बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये जो है 6 से 8 के लिए, बाकी पीआरटी वाले भी ध्यान रखें क्योंकि आपसे भी 12th लेवल तक के कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये जो आज जो आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो लेंज का नियम ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा? तो एनसीईआरटी का सिंपल सा प्रश्न है, अच्छे से वहाँ पर दिया गया कि सीसा जिसको लेड बोलते हैं, तो जो है ये क्या होता है? तो ये जो है ऊष्मा का दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक कुचालक है। तो लेड या सीसा जो है ये सबसे अधिक कुचालक है ऊष्मा का। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो ये 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखिएगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का एम्पेयर मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, ध्यान रखिएगा 6 से 8 वाले। बाकी टीजीटी वालों का तो पेपर है ही ये। फिर है प्रेरक का मात्रक क्या है? तो प्रेरक का मात्रक जो है यहाँ पे इंडक्टेंस इसको बोलते हैं। और इंडक्टेंस का जो मात्रक है ओम सेकंड होता है, तो ये भी जो है 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ओम सेकंड होता है। फिर अगला प्रश्न है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें कैसी होती? तो ये आवेशित किरणें होती है। तो ध्यान रखिएगा जो कॉस्मिक रेज होती हैं आवेशित किरणें होती हैं, आवेशित कण होते हैं। और ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती? तो जो है सूर्य से इनकी उत्पत्ति होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमने आपको स्पेक्ट्रम भी दिखाया था इससे पहले की क्लासेस में, बहुत पहले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं इसमें जो है आपने पढ़ा है कि गामा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, लेकिन बीटा आपने कहीं नहीं पढ़ा। तो गामा, एक्सरे ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम में आते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं, लेकिन बीटा नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा बीटा यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं आता, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा कि जो सेमीकंडक्टर होता है, तो सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर की खास बात क्या होती है, तो सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर और जो इंसुलेटर होते हैं उनके बीच का काम करता है, यानी कि जो है बीच में प्रतिरोध का जो बात करेंगे तो बीच में ही होगा, लेकिन अगर उसको हम गर्म करने लगेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा, रेजिस्टेंस उसका घट जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा कैसी रहती है, तो चक्रीय प्रक्रम में जो है अपरिवर्तित रहती है, तो ध्यान रखिएगा चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है, तो अच्छा नाभिकीय ईंधन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूरेनियम के आगे सब बेकार है, तो यूरेनियम जो है सबसे बेस्ट नाभिकीय ईंधन है, न्यूक्लियर फ्यूल है। बेसिक क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या है, तो पीआरटी वालों का 15 मार्च का पहला पेपर यही था। तो ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की, तो आवृत्ति की जो इकाई होती है, फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है हर्ट्ज होती है। आगे बढ़ते हैं। डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं, तो ये 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण है। तो डोमेन जो है लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा लौह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, तो अपरिवर्तनांक यहाँ पे मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। अपरिवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कोई भी चीज़ इंडेक्स होता है वो क्या एक रेशियो बताता है। इंडेक्स कोई भी चीज़ होता है तो वो रेशियो बताता है, और रेशियो जब होगा तो मात्रा विहीन होगा, मात्रा स्वतंत्र होगा। तो मात्रा स्वतंत्र यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अपरिवर्तनांक। इंग्लिश से आप देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। बाकी आयतन और द्रव्यमान जो है मात्रा स्वतंत्र नहीं है, मात्रा के साथ में है ये, तो अपरिवर्तनांक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे जो है दिए गए विकल्पों में रेडियन का जो है जो आकार है सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है, तो पॉलीएमाइड का यहाँ पे उदाहरण नायलॉन होता है, तो ध्यान रखिएगा नायलॉन जो है पॉलीएमाइड का उदाहरण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबलतम अम्ल है, तो प्रबलतम अम्ल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो CH3CH2COOH, CH3CH2CH3COOH, यहाँ पे क्या CH3CHCl। तो यहाँ पे Cl के आने की वजह से जो है ये स्ट्रांग हो जाता है, तो Cl के आने की वजह से मजबूती आ जाती है बॉन्ड्स में, तो इसलिए जो है बी आपका आंसर है, प्रबलतम अम्ल है। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता तो आप तो इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। और कई बार ऑप्शंस अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप जो है बाई ऑप्शंस आप जब आप बहुत ध्यान से देखते हैं तब आपको फ़र्क नज़र आ जाता है। तो फ़र्क यहाँ पे है कि एक तो सेम चेन है, एक और CH2 लगा दिए, 2-4 CH2 लगा दिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी तो नहीं बदलेगी, एक ही ग्रुप का होगा, ये भी एक ही ग्रुप का है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि इसमें Cl आ गया, तो Cl के आने से और मजबूती आ जाएगी, तो प्रबलतम अम्ल हो जाएगा दिए गए विकल्पों में। फिर निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो H यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो H2 + Cl2 2HCl, ये उदाहरण है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फिर एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन का नाम ध्यान रखिएगा, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड को, एसिटिल सैलिसाइक्लिक अम्ल को एस्पिरिन कहते हैं, और एस्पिरिन का प्रयोग आपको पता है, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता कहीं भी। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय केवस से अभिक्रिया करके एसिटिल्डिहाइड बनाता है, तो ये 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो CH3CHCl2। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पिक्रिक अम्ल है, तो पिक्रिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये आपने पीआरटी में भी प्रश्न देखा, आंसर है B12 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ध्यान रखिए नहीं है, तो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, तो ध्यान रखिए कि जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं इनकी खास बात होती है कि इनके नाम में ही भी ये वर्ड आ जाएगा आपको, तो आधा सा और टा, तो ध्यान रखिएगा अगर हिंदी में देख रहे तो आधा सा और टा, इंग्लिश में देख रहे तो ST, तो ST वर्ड हमेशा आएगा कहीं ना कहीं पूरे शब्द में। तो आइए चेक कर लेते हैं इसी फॉर्मूले से, तो ST आधा सावटा आ गया, आधा सावटा आ गया, थायरॉक्सिन में नहीं आया तो ये नहीं है। ऐसे भी अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा नहीं है, थायरॉक्सिन जो है स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। इसके अलावा अन्य कौन से उदाहरण आप देख सकते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन आपने पढ़ा था कल, तो प्रोजेस्टेरोन में देखिए तो ये भी क्या स्टेरॉइड हार्मोन है। क्लियर है, कैसे फ़र्क करेंगे आपको हमने बता दिया, अगली बार आए तो आराम से कर लीजिएगा। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू बुखार जो है एडीज, पता है आपको कि एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है, और एनोफिलीज किसके वजह से होता है, तो ये मलेरिया, एनोफिलीज मच्छर से क्या होता है, तो मलेरिया होता है।
और डेंगू बुखार जो है एडिस एजिप्टी, पूरा नाम इसका है एडिस एजिप्टी। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है कोशिका में? तो राइबोसोम करता है। तो ध्यान रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? तो मीथेन हरित गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस है, जलवाष्प भी होता है, H2O जलवाष्प भी होता है, फिर एक आर्गन। तो आर्गन जो है यहाँ पे हरित गैस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हरित गृह गैस नहीं है आर्गन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए, PRT वाले भी स्पेशली ध्यान दें। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी ऊपर जो प्रश्न आया था ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये तीनों प्रश्न लगातार जो राइबोसोम वाले हैं, प्रोटीन संश्लेषण, हरित गृह गैस नहीं है, तो आर्गन, ये सभी जो प्रश्न PRT के लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकिडना नाम का स्तनधारी होता है जो अंडे देता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन में आते हैं। फिर है प्रोटीओलिटिक एंजाइम रेनिन कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये पूछा गया था रेनिन एंजाइम है, तो रेनिन एंजाइम के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे एक एंजाइम जो है होता है वो जठर रस में पाया जाता है, उसमें थोड़ा अंतर होता है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है प्रोटीओलिटिक एंजाइम रेनिन। तो ये प्रोटीओलिटिक एंजाइम होता है और ये उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे चूंकि प्रश्न हिंदी में था तो इसलिए जो है जो हिंदी माध्यम वाले थे उनका गड़बड़ हो गया। और दिक्कत ये था प्रश्न में कि दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है रेनिन होता है और एक होता है रेनिन। देखिए यहाँ पे फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे 2 बार N है, यहाँ पे 1 बार N है। तो जो रेनिन एंजाइम होता है, तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो ये रेनिन एंजाइम होता है ये जठर रस में, जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके जठर रस में ये पाया जाता है। प्रोटीन हार्मोन होता है, तो दूध वगैरह को पचाने के लिए, जो दूध बच्चे पीते हैं उसको कौन पचाता है? तो ये रेनिन एंजाइम पचाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेनिन एंजाइम है ये जठर रस में पाया जाता है, किसके? शिशुओं के, और ये प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। और जो यहाँ पे प्रोटीओलिटिक एंजाइम रेनिन बोला गया है ये वाला रेनिन है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा रेनिन है? RENIN, लेकिन हिंदी में तो सेम ही लिखा जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ। और आयोग ने इस प्रश्न का आंसर इसीलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं माना था। और आयोग हमेशा ध्यान रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले प्रश्न से मानता है, तो जो इंग्लिश में प्रश्न लिखे होते हैं उसी को ही फाइनल मानता है आयोग, हिंदी में नहीं देखता कि क्या दे दिया गया है। तो ये आपको फ़र्क पता चल गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे तो इंग्लिश भी आप देख लीजिएगा, रेनिन होता है जठर रस में जो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अंतरा परशुक पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इंटरकोस्टल मसल्स हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स, अंतरा परशुक पेशियाँ ये पसलियों में पाई जाती हैं। 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भूमि फलनी फल है, तो जियोकार्पिक फ्रूट, ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो जियोकार्पिक फ्रूट भूमि फलनी फल है। तो उदाहरण यहाँ पे मूंगफली जो है ये भूमि फलनी फल का है, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा क्या होता है। बाकी जो इसके अंतर्गत जो ग्राउंड नट होता है भूमि फलनी फल में आता है। आगे बढ़ते हैं। मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स, तो डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या तो 46 है, वैसे भी 46 तो ऐसे भी 46। तो ध्यान रखिएगा 23 पेज जो आपने पढ़े हैं बस वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया गया। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है और आप देख के कन्फ्यूज मत होइएगा कि द्विगुणित बोल दिया गया तो कुछ और होगा, आंसर 46 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ध्यान रखिएगा, जंतुओं में, जानवरों में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो सन हेम्प जूट होता है, सन हेम्प जूट होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो ये पोषवाह से प्राप्त किए जाते हैं। पोषवाह किसको बोलते हैं? फोलेम से। तो ध्यान रखिएगा, जो फोलेम होता है यानी जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, तो उसका जो सन हेम्प रेशा होता है, तो सन हेम्प जो पौधा होता है उसका रेशा होता है, कैसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो उसके पोषवाह से, फोलेम से। फिर निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। तो क्षारीय अमीनो अम्ल यहाँ पे लाइसिन है, 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो क्षारीय अमीनो अम्ल जो है लाइसिन है। फिर रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो रासायनिक रूप से इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, सभी को ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है।
नाइट्रोजन एक आवश्यक अव्यय नहीं है, तो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया समझाया कि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है, आरएनए में नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? CHO। हमने आपको बताया था प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोटीन में CNHO होता है, हमने आपको बताया था प्रोटीन में CNHO होता है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में CHO ही होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है? तो मोतियाबिंद क्या आनुवांशिक है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कोढ़, कि कोई किसी को कोढ़ रोग हो गया तो क्या वो आनुवांशिक है? तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे आप चले जाइए आराम से, फेनिलकीटोन्यूरिया। तो फेनिलकीटोन्यूरिया ये जो बीमारी है ये आनुवांशिक बीमारी है, तो ध्यान रखिएगा आनुवांशिक बीमारी है। और जब आप मान लीजिए ऐसे प्रश्न में आपको मान लीजिए आइडिया नहीं है, तो 3 ऑप्शन में मान लीजिए आपने 2 एकदम जैसे यहाँ पे आपको क्लियर कट पता नहीं है, तो आप तीसरे को मान लीजिए। फिर ये ना सोचिए कि कोई ये तो नहीं होगा, ये तो चलिए आपका क्लियर हो गया क्योंकि 2 तो आउट हो गए। ये ना सोचिए कि ये तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ केस आए आप फंस जाइए, 2 आप एलिमिनेट कर लीजिए अच्छे से क्लियरली 100%, तो तीसरे ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। अगर आप तीसरे ऑप्शन को लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो जा सकते हैं। और जब आपको नहीं आए तो आप उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर ना लगाएं, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका मान लीजिए 120 प्रश्न है, तो ये बहुत ज़्यादा इनकी संख्या होगी बढ़ के, तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा ये आंसर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें। कभी भी आप 2 में फंसें तो आप तीसरे पे जा सकते हैं। अगर 2 आप एलिमिनेट कर ले गए तो तीसरे पे आप जा सकते हैं। और अगर एक ही एलिमिनेट कर पाए तो फिर आपको दोनों पे सोचना पड़ेगा और इस पे भी सोचना पड़ेगा। DNA मुख्यतः पाया जाता है, तो DNA जो है हमने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। RQ क्या है? तो रेस्पिरेशन कोशेंट। तो रेस्पिरेशन कोशेंट, श्वसन कोशेंट। तो रेस्पिरेशन कोशेंट और श्वसन में हम किसका खेल देखते हैं? तो CO2 इन जो है CO2 और ऑक्सीजन का खेल देखते हैं, ठीक है। तो O2 हम जो है ग्रहण कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो कुल मिला के CO2/O2 हो जाएगा रेस्पिरेशन कोशेंट। चूँकि श्वसन में जो होता है इन्हीं का होता है, तो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन यहाँ पे जिबरेलिन, NCERT में हमने आपको पढ़ाया था, तो जिबरेलिन यहाँ पे है। और पादप हार्मोन यहाँ पे बोला गया कि कौन सा नहीं है? तो जिबरेलिन पादप हार्मोन होता है। इंडोल एसिटिक अम्ल ये भी पादप हार्मोन होता है। फ्लोरिजन ये भी पादप हार्मोन होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर कोई नहीं होगा उपयुक्त में से। और यहाँ पे आप जो है जो NCERT में आपको 4 दिए गए, कौन कौन से? एक ऑक्सिन दिया है, जिब्रेलिन दिया हुआ है, इसके अलावा जो है एब्सिसिक अम्ल दिया हुआ है, एब्सिसिक अम्ल दिया हुआ है, और इसके अलावा जो साइटोकिनिन, तो साइटोकिनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल और इसके अलावा जिब्रेलिन, ये 4 NCERT में दिए गए। बाकी 2 ये ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है पादप हार्मोन है। और कोई कौन सा नहीं है तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पादप वर्णक क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी के लिए। पादप वर्णक जो होते हैं ये जो है प्लांट पिगमेंट्स, तो ये क्या होते हैं? क्रोमोप्रोटीन होते हैं। तो क्रोमोप्रोटीन होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा। पादप वर्णक जो होते हैं वो क्रोमोप्रोटीन होते हैं। और क्रोमो वर्ड इसलिए लगा है कि कलर की वजह से, कलर रहता है इसमें, जो पादप वर्णक रहते हैं इसमें कलर की बात होती है, तो कलर जहाँ पे होता है तो वहाँ क्रोमो वर्ड हम लगा देते हैं, तो प्रोटीन। तो आगे बढ़ते हैं। बॉटुलिज्म क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ये PCS वगैरह में पूछा गया कई बार। तो बॉटुलिज्म क्या होता है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। तो भोज्य पदार्थ से जो होने वाला विषैलापन होता है उसके हम बॉटुलिज्म कहते हैं। और ये मतलब खाने में कुछ जो है मतलब कुछ खराब चीज़ होता है, उसको जब पक्षी वगैरह खा लेते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है, तो उसी को बॉटुलिज्म नाम का मतलब इसको बोलते हैं बॉटुलिज्म। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। और ये संक्रमण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा संक्रमण नहीं है, जल जनित भी नहीं है, भोज्य पदार्थ से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का आधारी एकक क्या है? तो बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोटाइड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो न्यूक्लियोटाइड पूछा जा सकता है एग्जाम में सभी के, तो न्यूक्लियोटाइड याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल का आधारी एकक है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है BPSC। फिर हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी हैं जटिल। तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो मतलब वो जटिल ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्म में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जटिल ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित परिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। और स्टेरॉइड वगैरह ये सब जो है निगेटिव चीज़ें, तो इनसे दूर ही रहिए, ये नहीं होता है। बाकी जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स तो ठीक, अच्छी बात है। स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं जैसे हमने अभी ऊपर उदाहरण बताए हैं। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिए ग्लाइकोप्रोटीन, इस प्रश्न के लिए ग्लाइकोप्रोटीन है। तो हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी हैं जटिल ग्लाइकोप्रोटीन, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। फिर कौन सा स्वप्रतिरक्षित रोग नहीं है? तो स्वप्रतिरक्षित रोग जो है अल्जाइमर बीमारी। तो अल्जाइमर बीमारी जो है ये ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब होता है ऑटो इम्यून,
ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी मान लीजिए कमज़ोर है तो उसके वजह से कोई बीमारी हो तो ऑटो इम्यून यानी इम्यूनिटी कमज़ोर और बीमारी हो तो सोरियोसिस ये होता है, ऑटो इम्यून होता है। विटिलिगो भी ऑटो इम्यून होता है। लेकिन अल्जाइमर आपको पता है कि जब बुढ़ापे में जब लोग बूढ़े होते हैं तो भूलने की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी बढ़ती जाती है अचानक से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्जाइमर की बीमारी बोलते हैं। तो ये जो है स्वप्रतिरक्षित नहीं है, इसका जो है इम्यूनिटी से लेना देना नहीं है, इम्यूनिटी से लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एगार एगार प्राप्त होता है तो एगार एगार ध्यान रखिएगा, एक जो है जेली टाइप का मटेरियल होता है, जेलेडियम से प्राप्त होता है। तो जेलेडियम से प्राप्त होता है और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्योंकि अगार अगार के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी दिए गए चालक की, अब आते हैं, अब प्रश्न आपके सामने 6 से 8 के हैं, साइंस के हैं, ये TRE 2 के हैं। TRE 3 के हमने कल देख लिए थे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण TRE 2 के प्रश्नों को देख लेते हैं। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा इस बार के लिए। तो किसी दिए गए चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो उसके जो है तापमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पूछा गया है। तो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, चालक की प्रतिरोधकता वो तापमान पर निर्भर करती है, बाकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर इस पर निर्भर नहीं करती। इस पर कौन निर्भर करता है, तो हमने आपको कल बताया था रेजिस्टेंस का हमने आपको फार्मूला बताया था कि रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो रेजिस्टेंस जो है चालक की लंबाई पर जो है डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। लेकिन कल वाले प्रश्न में आपने देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा था, तो समानुपाती सिर्फ लेंथ से होता है, तो वहाँ पे लेंथ आंसर था, चालक लंबाई पे था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा चालक का जो प्रतिरोधकता होता है, तो रजिस्टिविटी ऑफ जो कंडक्टर होता है तो वो तापमान पर ही डिपेंड करता है। महत्वपूर्ण सवाल है इस बार के लिए। फिर किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात पूछ रहा है। तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, विस्थापन को दिखाता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ पूछ लें, यहाँ वेग समय पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वेग समय ग्राफ विस्थापन को दिखाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो वेग समय ग्राफ होता है इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है एरिया की जब बात करेगा, क्षेत्र की जब बात करेगा तो विस्थापन को दिखाएगा। और जब यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब केवल स्लोप की बात करेगा, क्या करेगा, स्लोप की बात, एरिया की बात नहीं करेगा, तो ये त्वरण को दिखाएगा। ये क्लियर है। इसके अलावा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तो डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होता है, तो डिस्टेंस टाइम का स्लोप याद रखिएगा ये स्पीड को दिखाता है। डिस्टेंस टाइम का स्लोप स्पीड को दिखाता है। और जब एरिया में बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो त्वरण को, एक्सीलरेशन को दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करते प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों का करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि जो सबसे छोटा है यहाँ पे, तो सबसे छोटा कौन सा, 1 ओम है, तो हमेशा जो इसका न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा वो होगा 1 ओम से कम, जो सबसे छोटा उससे कम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 से कम। बाकी आप इसको निकालना है तो जो है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करके सब जोड़ दीजिएगा। और r का मान जो है 1 ओम से कम आएगा, हमेशा नियम होता है, तो 1 ओम से कम हो जाएगा। फिर है परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है एनसीईआरटी से। तो परमाणु का जो नाभिक होता है धनात्मक कैसे होता है, तो ये होता है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। हमने बहुत अच्छे से आपको बताया कि प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो किया गया कार्य बटे धारा इंटू समय। फार्मूला देख लीजिए एक बार, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो वोल्टेज होता है ये वर्क अपान क्यू होता है। वोल्टेज बराबर वर्क अपान क्यू आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो और क्यू बराबर आपने एक फार्मूला और पढ़ा, क्या पढ़ा, आई टी। तो क्यू बराबर आई टी भी होता है। तो डब्ल्यू बी बराबर W/Q और W अपान आई टी हो जाएगा। तो वर्क अपान आई मतलब करंट हो गया और टी मतलब टाइम हो गया। तो वही फार्मूला हो गया यहाँ पे। बस सीधा सीधा लिख दिया कि तो आपको थोड़ा दिखने में, समझ में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप जब फार्मूले में बना लेंगे तो आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि तरंग दैर्घ्य बैगनी से लाल की तरफ जाएगी तो चमक क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को, बढ़िया प्रश्न है, फिर से देख लीजिए। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ की बात कर रहा है कि अगर बढ़ाया जाए जो है बैगनी से लाल की तरफ तो चमक क्या होगा। तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। आइए इसको समझ लेते हैं कैसे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, विबग्योर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन और येलो कलर होता है, तो ध्यान रखिएगा जो ग्रीन और येलो कलर होता है हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी
हम जो है बहुत आराम से इस कलर को देख पाते हैं, चमक की वजह से इस कलर को बहुत आराम से देख पाते हैं। तो जो बी से जब हम जी तक जाएंगे वाई तक जाएंगे तो क्या होगा, बी से जी तक जाएंगे तो यहाँ से तो बढ़ेगा, यहाँ बढ़ रहा होगा, लेकिन फिर जब हम लाल की तरफ वापस जाने लगेंगे तो यहाँ घटने लगेगा। चमक यहाँ तक बढ़ेगी, मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी, ग्रीन और येलो के बीच में। तो ग्रीन और येलो का जो कलर होता है वो मैक्सिमम चमक देगा और ग्रीन और येलो के बाद फिर घटने लगेगा, क्योंकि आर की तरफ जब जाएगा तो घटने लगेगा। तो पहले बढ़ेगा, यहाँ बढ़ा था, फिर इधर घटने लगा है। तो ये चीज़ है, और ग्रीन येलो कलर सबसे सेंसिटिव भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना किसकी होती है। तो यहाँ पे आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपने जो है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये मान लीजिए प्रकाश है तो ऐसे जा रही है, तो यहाँ से कुछ जो है परिवर्तन हो जाता है, सीधी रेखा में चलते चलते लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि विकल्प में तो दिया नहीं गया तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दो गोलियाँ एक साथ एक ही स्थान से किंतु दो अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं। पहले कौन सी गोली मैदान को जो है मैदान में पहुंचेगी, तो कौन सी गोली पहले मैदान पे हिट करेगी, तो तेज गति वाली, धीमी गति वाली, दोनों एक साथ। तो ध्यान रखिएगा दोनों एक साथ पहुंचेंगी। ऐसे प्रश्नों में जो है दोनों एक साथ पहुंचने का ही खेल होता है। फिर है, यदि वृत्ताकार गति करते समय किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगना कर देंगे तो अभी केंद्रीय त्वरण का परिमाप क्या होगा। तो ये प्रश्न जो है 6 से 8 के लिए ही है, और CA बराबर होता है mv² r होता है। और यहाँ पे जो है क्या बोला गया है कि पिंड की चाल एवं त्रिज्या को दोनों दुगना कर दीजिए, तो इसको भी 2 टाइम्स कर दीजिए, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए। तो mv² की जगह जब आप करेंगे तो 2b का स्क्वायर और अपान r का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और r की जगह 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर, तो 4 है नीचे 2 है तो 2 कट जाएगा, तो 2 टाइम्स बचेगा कुल मिला के फाइनली, तो 2 mv² अपान r। तो ध्यान रखिएगा, तो दोगुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को हटा लेता है। MgCO3 बराबर MgO + CO2, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। H2 + O2 ये कंबाइनेशन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजित हो रहा है, जुड़ रहा है। फिर 2Na + 2H2O, तो ये Na क्या कर रहा है, H2O में से जो OH है, H2O में H और OH आयन होता है, तो H और OH माइन से OH को ले रहा है और H2 को अलग कर दे रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। अच्छा प्रश्न था ये, कंफ्यूज करने के लिए जो है दिया गया है। तो 2Na + 2H2O, H2O में H और OH आयन होता है, तो OH आयन को NaOH अपने साथ ले लिया है, यानी हटा दिया है H2O में से OH आयन को, तो H2 अलग हो गया। तो ये कुल मिला के विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सह संयोजक बंधक द्वारा यौगिक बना। तो ये प्रश्न हमने आपको जो है NCERT जब पढ़ाया था क्लास चैप्टर 4 कार्बन का, तो वहाँ पे हमने बताया था कि पूछा गया था। तो ये देख लीजिए, यही प्रश्न है कि क्या कार्बन है, कि कार्बन जो है सह संयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, तो सही है। इससे C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनेशन वगैरह हमने देखा था। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बांटता है, तो ये सभी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, और ये वहीं NCERT से उठा के जो लाइन दी गई थी वही यहाँ पे दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, क्योंकि यह है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है क्षारक लवण है। तो क्षारक लवण का मतलब है, आप एक रूल हमेशा ध्यान रखिए, जैसा लवण बनेगा, अगर क्षारक लवण बन रहा है तो इसका मतलब जो है कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार होगा। यानी अगर क्षारक लवण बन रहा है तो प्रबल क्षार होगा, अगर जो है अम्लीय लवण बन रहा है। कैसा लवण बन रहा है, अम्लीय लवण। अगर अम्लीय लवण बन रहा है तो प्रबल अम्ल और प्रबल कमजोर क्षार होगा। तो प्रबल अम्ल होगा, यहाँ पे कमजोर लिखा गया है, तो प्रबल अम्ल होगा और कमजोर क्षार होगा जब अम्लीय क्षार की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का जो लवण बनता है वो कैसा बनता है, उदासीन बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो लवण बनता है उदासीन बनता है। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। इसका रिएक्शन देख लिए, तो इसका रिएक्शन है, और बाकी अभी आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे सभी के काम के। तो +3Cl2
बेंजीन का जो है बेंजीन का फार्मूला है ये, और ये बनता है जो है, तो इस सब में CL जोड़ दीजिए, यही है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सभी जगह CL आ जाएगा, यही है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो है इसको डिलीट कर दिया गया था, तो डिलीट करने का कारण ये था कि यहाँ पे जो है प्रश्न था जो है चूने को जलाने पर, तो चूना यहाँ पे होता नहीं है, तो होता क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसलिए प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। तो हमने प्रश्न को बना दिया है आपके लिए कि अगर अगली बार पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है NCERT से। तो प्रश्न बनता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जब CaCO3 को गर्म करते हैं, और एक ऐसी जो है अभिक्रिया में आता है ये, तो ऊष्मा छेपी में आता है, तो ऊष्मा अवशोषी में आता है, तो ध्यान रखिएगा ऊष्मा शोषी में आता है, जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है। तो ऊष्मा शोषी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आते हैं। तो जितने भी अपघटन अभिक्रिया होते हैं, जितने भी यहाँ पे ध्यान रखिए, तो अपघटन जो अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया ध्यान रखिएगा, अपघटन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जितने भी अपघटन अभिक्रियाएं होंगी वो ऊष्मा शोषी होती हैं, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये अभिक्रिया जो कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। और इस प्रश्न में जो चूना दे दिया गया था, तो चूना तो होता नहीं है, चूने से बन ही नहीं सकता है। किससे बनता है ये दोनों चीज़ें, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ध्यान रखिएगा अगली बार ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार डिलीट कर दिया गया था। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ में प्रतिक्रिया करके गैस देता है, जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, घोल में शामिल है। तो ऐसे प्रश्न हमने आपको NCERT में पढ़ाया है, पूरा NCERT से कॉपी किया गया प्रश्न है, एक्सरसाइज से। यहाँ पे आंसर है HCl। और हमने आपको बताया था ये प्रश्न इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है, सभी को NCERT पढ़ाते समय भी एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं। NaOH के 10 मिली घोल को दिए गए HCl के 8 मिली घोल द्वारा पूरी तरीके से उदासीन पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न NCERT से लिया गया, वहाँ हमने आपको सॉल्व भी कराया था कि 10 बराबर 8 है, तो जो है 20 बराबर 16 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है आंसर यहाँ पे 16 ml होना चाहिए, तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि 10 ml जो है 8 ml को बराबर कर रहा है, उदासीन कर रहा है, तो 20 ml किसने बराबर करेगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। NCERT से भी प्रश्न कॉपी किया गया था। फिर ये भी प्रश्न NCERT से ही लिया गया है इनडायरेक्टली। pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है, या देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला पाया जाता है, तो तरल नमूना क्या होगा, तो pH का रंग जब भी नीला देगा तो क्या होगा, क्षार होगा। तो क्षार यहाँ पे आसुत जल क्षार होता है क्या, नहीं, नींबू का रस अम्लीय होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल NaHCO3। तो NaHCO3 आपको पता है कि NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, वही यहाँ पे नीला रंग दे सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको रटा है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल और कहाँ पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी सिट्रिक अम्ल लैक्टिक अम्ल आपको क्लियर ही है, कल भी क्लियर कराया था। Na2CO3 10H2 को क्या कहते हैं, तो Na2CO3 10H2 को क्या कहते हैं, धोने का सोडा, वाशिंग सोडा बोलते हैं, अच्छे से पता है आपको। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, NaSCO3 को। बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं, तो NaSCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। तो NaSCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल मिला दीजिए तो बेकिंग पाउडर बनता है। NCERT में सब कुछ पढ़ाया गया है। फिर रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है, तो pKa जो है ये कांस्टेंट है, और इसका आंसर यहाँ पे बी है। तो लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह, ये 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो pKa क्या होता है, तो लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। और ये भी प्रश्न बहुत मतलब देखने में भारी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ ये वैसा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का ही, तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कांस्टेंट टाइप का चीज़ है। बाकी यहाँ पे कोई एसीटेट फिनाइल कीटोन एसीटेट जैसा कोई ये मतलब कंपाउंड का नाम तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो होने से रहा। बहुलक काइटोनिक अनुरूप, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे आंसर यहाँ पे बी है, 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। रंगहीन स्पीसीज़ है, तो रंगहीन स्पीसीज़ यहाँ पे देखा जाए तो NO3BO4। बाकी सब जो है कलर वाले हैं, इनमें रंग होता है, पिंक कलर जैसा कुछ रंग होता है इनका। बाकी जो Na3BO4 होता है इनका रंगहीन होता है, कलरलेस होते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है ये भी। फिर अगला प्रश्न है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है सभी से, कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा, तो आपसे एलॉय पूछे जाते हैं सभी से। तो जो जर्मन सिल्वर का हिस्सा होती है, तो यहाँ पे कॉपर भी होता है, निकल भी होता है, जिंक भी होता है। कॉपर 60% होता है, 20% निकल होता है, 20% जिंक होता है। क्या इसमें नहीं होता है, तो सिल्वर नहीं होता। जो इसमें लिखा है जर्मन सिल्वर, तो सिल्वर नहीं पाया जाता है। सिल्वर कितना होता है, 0। हमने आपको ये प्रश्न कराया है PIQs में।
इसी एकलव्य सीरीज में। तो 60% कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, जिंक, निकल। क्या नहीं पाया जाता? सिल्वर नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाता। तो नाम क्यों रख दिया गया है? तो नाम रखने वाले जाने। आप लोग को ध्यान रखना कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0 पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोल्ब की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू हो सकती है? तो ये प्रश्न जो है 6 से 8 के लिए है। तो विद्युत अपघट्य विधि जो है ये सभी पे लागू हो सकती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पे भी आप देखिएगा तो लगभग सेम चेंज चल रही है। के और एन एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं। तो यहाँ पे अगर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और कोल्ब का जो है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। तो आप जो है देखना हो तो देख सकते हैं। बाकी 6 से 8 का जो 15 मार्च वाला पेपर आया उसको देख के लग नहीं रहा कि इतने हैवी पेपर पे वापस जाएंगे, क्योंकि TRE 2 में और TRE 1 में स्पेशली बहुत टफ पेपर आए थे। तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं। बढ़िया प्रश्न सभी के लिए। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होता है? तो पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होता है? जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आंसर है आपका हरितोलक। ध्यान रखिएगा। तो हरितोलक को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और NCERT से आपका प्रश्न लिया गया है ये। तो बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान जो है क्लोरोप्लास्ट, हरितोलक होता है। NCERT से लिया गया प्रश्न है। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो कल हमने आपको PRT में TRE 2 में दिखाया। तो TRE 2 में ये भी पेपर पूछा गया था और वहीं से प्रश्न आपका पूछा गया। पेरिस्टाल्टिक संचलन बोला जाता है। हालांकि PRT में इसका हिंदी वर्जन दिया गया था, बाकी प्रश्न सेम था। तो पेरिस्टाल्टिक संचलन, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को। फिर मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या होती है? तो मनुष्य में गुर्दे को यानी किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से, तो मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने वाली जो नलिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूरेटर बोलते हैं। बढ़िया प्रश्न, ये भी पूछा जा सकता है दोबारा। और ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। लवण जलीय पौधों यानी जो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं, फ्रेश वाटर प्लांट्स। तो आ लग गया है, तो आ लगने की वजह से लवण का उल्टा यानी फ्रेश वाटर हो गया। तो आ लवण जलीय यानी फ्रेश वाटर प्लांट्स में और जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त pH परास क्या हो सकता है? तो 9 से 10.5। तो ये तो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया। 3, 3.5 से 7, तो ये तो अम्लीय हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको बीच का मिल जाएगा। आंसर है 6.5 से 7.5। तो यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6.5 से 7.5। तो आ लवण जलीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त pH परास सीमा क्या होगी? 6.5 से 7.5। फिर है कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है क्लोरोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, कच्चा जो फल होता है, कच्चा हरा फल, जब हरा फल होगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट जो जब कलर आना होगा तो उसमें क्रोमो वर्ड, हमने बताया था क्रोमो किसके लिए वर्ड होता है? क्रोम जो है कलर के लिए यूज़ होता है। तो कलर जब बदल रहा होगा, रंग आ रहा होगा, तो वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। याद करने का हमने आपको तरीका भी बता दिया है। फिर है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लास 8 NCERT से लिया गया है। खाद्य रिक्तिका में, तो फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं अमीबा में, और इन्हीं फूड वैक्यूल्स को खाद्य रिक्तिका बोला जाता है। इन्हीं में इनका भोजन का पाचन होता है। बाकी इसमें पादाप पाए जाते हैं, पादाप की मदद से मूवमेंट करते हैं। अगर आपसे पूछे अमीबा किसकी मदद से जो है गति करता है, मूवमेंट करता है, तो पादाप, स्यूडोपोडिया जिसको बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, इनकी मदद से ये जो है गति करता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसदानी का कार्य नहीं है? तो पौधों में रसदानी का जो कार्य नहीं है, तो रसदानी को क्या बोलते हैं? तो वैक्यूल बोलते हैं। और पौधों में रसदानी का कार्य नहीं होता तो ये विषाक्त चयापचयी अपशिष्टों का संग्रहित करते हैं। तो ये सही बात है। फिर है ये स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये भी सही बात है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो ध्यान रखिए, कोशिका विभाजन ये प्लांट हार्मोन करता है। और कौन करता है? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो प्लांट हार्मोन होता है, याद रखिए परीक्षा दृष्टि से। तो साइटोकिनिन क्या करता है? बाकी हम आपको एक शॉर्ट्स बना के प्लांट हार्मोन का क्लियर कर देंगे। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं कौन? साइटोकिनिन हार्मोन। प्लांट हार्मोन होता है, तो ये काम जो है वैक्यूल का नहीं होता, रसधानी का नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न, सभी के लिए महत्वपूर्ण है NCERT से। रेनवियर के नोड पाए जाते हैं, ये भी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो रेनवियर के जो नोड पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में, तो जो नर्व सेल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं ये। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा दृष्टि से। तो रेनवियर के नोड, इसके अलावा जो है तंत्रिका कोशिकाओं में निसेल्स ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स भी ध्यान रखिएगा, अगली बार अगर ये दे दे तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बोमेंस कैप्सूल किस में पाए जाते हैं? बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल का ध्यान रखिएगा।
और जो बोमेन्स कैप्सूल होता है ये किडनी में पाया जाता है, और किडनी की जो यूनिट होती है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन का ये पार्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन में या किडनी आपको विकल्प में दे सकता है, तो नेफ्रॉन का पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल और किडनी में पाया जाता है। और जो अगर पूछे जो एक नेफ्रॉन में पाया जाता है तो नेफ्रॉन में भी वही सेम बात है जो किसी का पार्ट है, तो याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, पक्षियों और सरीसृपों के बीच की अपर्याप्त कड़ी क्या है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, रिपीट होता रहता है बार बार। आर्क्योपैट्रिक्स, ये इससे पहले भी हमने आपको ये सवाल दिखाया है। तो आर्क्योपैट्रिक्स जो होते हैं पक्षियों और सरीसृपों के बीच में अपर्याप्त कड़ी हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में ये जो है अपर्याप्त कड़ी हैं। और पक्षियों की बात करें तो बर्ड्स उड़ते हैं, और सरीसृप रेप्टाइल्स क्या होते हैं, तो रेप्टाइल्स जो ज़मीन पे चलते हैं। अब जैसे आपने अगर कई लोगों ने अगर ड्रैगन को देखा होगा, जैसे एक एपिसोड आया था गेम्स ऑफ थ्रोन्स या हाउस ऑफ ड्रैगन करके, तो वहाँ पे ड्रैगन जो होता है वो उड़ते हुए दिखाया जाता है। जो ड्रैगन उड़ते हुए दिखाया जाता है यानी उसके अंदर पक्षी की भी क्वालिटी है और सरीसृप की भी क्वालिटी है, तो वो आर्क्योपैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से आर्क्योपैट्रिक्स, तो ध्यान रखिएगा पक्षियों और सरीसृपों के बीच की में जो है कौन आते हैं, तो आर्क्योपैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा जा सकता है डेंगू बुखार का कारण क्या है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार के लिए ध्यान रखिएगा। तो आरएनए धारक एर्बोवायरस होता है, तो ध्यान रखिएगा डेंगू बुखार का कारण कौन होता है, तो आरएनए धारक एर्बोवायरस। आगे बढ़ते हैं, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि ये 12th NCERT से पूछा गया है। तो नवीनतम द्वितीयक जाइलम कहाँ पाया जाता है, तो संवहनीय एधा के ठीक अंदर, तो जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, तो जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम में पाया जाता है। 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण है चूँकि उन्हीं से पूछा गया है। तिलचट्टा में मेलपीगी नलिकाओं द्वारा, ये महत्वपूर्ण सवाल सभी के लिए। तो तिलचट्टा जिसको हम जो है बोलते हैं कॉकरोच, तो कॉकरोच में जो मेलपीगियन ट्यूबुल्स होते हैं, मेलपीगी नलिकाएं होती हैं, तो उनका क्या कार्य होता है, तो उनका कार्य होता है उत्सर्जन में, तो ध्यान रखिएगा एक्सक्रीशन में होता है। और ये क्या करती हैं, तो ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को जो है मतलब हेमोलिम्फ से लेकर जो है इसको कन्वर्ट करती है यूरिक एसिड में, तो इनका काम होता है उत्सर्जन का। तो मेलपीगी जो नलिकाएं होती हैं, मेलपीगियन ट्यूब्स होते हैं तिलचट्टे में, कॉकरोच में, वो उत्सर्जन का काम करती हैं। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो आप कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और क्या आपको ऐसे ही आपके परीक्षा दृष्टि से प्रश्न जो आ सकते हैं, क्या आपको ऐसे और प्रश्न चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें, और साथ में चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।